Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, and this topic I have taken from class 11th Unit 6 Gravitation. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह का जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके फाइनल एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का डेफिनेटली पूछ लिया जाता है। तो आपको प्रॉब्लम ना आए और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ, इसलिए आज इसका वीडियो यहाँ जनरेट किया जा रहा है और जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप इसको अच्छे से लिख पाएँ। तो इस टॉपिक को समझने के लिए अंत तक जुड़े रहिएगा और बिना देर किए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द टॉपिक इज ऑर्बिटल स्पीड। नो व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड की। इट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ए गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। Now what is orbital speed? I am again repeating. It is the minimum speed required to put the satellite into a given orbit around the earth. Means किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में सेट करने के लिए जो कम से कम हमें स्पीड देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। क्या बताया मैंने? किसी भी सैटेलाइट को, मान लेते हैं मैं एक सैटेलाइट की बात कर रहा हूं, सपोज करते हैं कि एक सैटेलाइट है जिसका मास है m, मैं उसको एक ऑर्बिट में सेट करूंगा और वो ऑर्बिट अर्थ की सरफेस से h हाइट के ऊपर है। तो उसको उस ऑर्बिट में सेट करने के लिए मिनिमम जो स्पीड आपको देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। इट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट into a given orbit around the earth। मीन्स सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर किसी भी एक ऑर्बिट में सेट करने के लिए जो मिनिमम स्पीड आपको देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। तो दिस इज द अर्थ। मैं यहां पे मान रहा हूं कि ये एक अर्थ है जिसका मास है से कैपिटल M। सपोज दिस इज द अर्थ हैविंग द मास इज से कैपिटल M। लेट कैपिटल R बी दी रेडियस ऑफ द अर्थ। और ये वो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट के अंदर मुझे इस सैटेलाइट को, दिस इज द सैटेलाइट जिसका मास है से स्मॉल m, इसके अंदर मुझे सेट करना है। ये ऑर्बिट इस अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे है? h हाइट के ऊपर है। और मैंने मान लिया कि इस ऑर्बिट की जो रेडियस है वो है r। कितनी है? स्मॉल r। मैंने क्या माना? दोबारा देखिए, दिस इज द अर्थ जिसका मास है हमारे पास से कैपिटल M। तो लेट कैपिटल M बी दी मास ऑफ द अर्थ। इस अर्थ का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R। द कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द अर्थ। अब इसके जो सराउंडिंग में जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर मुझे एक सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल m है उसे सेट करना है। तो दिस इज द सैटेलाइट जिसका मास है स्मॉल m और v वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रहा है। और इस सैटेलाइट की जिस ऑर्बिट के अंदर ये प्रेजेंट है उसकी हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ हमने मान लिया h है। लेट h बी द हाइट ऑफ द ऑर्बिट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और स्मॉल r क्या है? इस ऑर्बिट की रेडियस। लेट स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। तो स्मॉल r किसके बराबर हो गया आपके पास? द स्मॉल r इज कम्स आउट टू बी r प्लस h। अब हमें निकालना क्या है? ऑर्बिटल स्पीड। v को फाइंड आउट करना है। ऑर्बिटल स्पीड हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, ये जो सैटेलाइट है ये इस अर्थ के सराउंडिंग इस ऑर्बिट के अंदर कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर मूव कर रहा है। और हम पढ़ चुके हैं जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है then it will experience some centripetal force। Means centripetal force is required to move the satellite into in circular orbit।
और सेंट्रीपिटल फोर्स का हम फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r. Now what is m? That is the mass of the satellite. What is v? Velocity of the satellite. What is r? Radius of the orbit of the satellite. लेकिन अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से जो इसे मजबूर कर रहा है इस सैटेलाइट को इसके चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए? एक्चुअल में हम पढ़ चुके हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि इस यूनिवर्स के अंदर हर एक बॉडी, अगर हम बात करें किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है. ईच एंड एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट टू द अनदर बॉडी. एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट टू द एवरी अनदर बॉडी विद सम फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them. ये हमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बताया था. उसने हमें क्या बताया था? इस यूनिवर्स के अंदर हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है और उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के. तो अगर हम बात करें, दिस इज द सैटेलाइट, दिस इज द फर्स्ट बॉडी हैविंग द मास इज से स्मॉल m, एंड दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ हैविंग द मास इज से कैपिटल M, दिस इज द सेकेंड बॉडी. तो इन बॉडी के बीच में अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करें किस किस में? अर्थ विच इज द फर्स्ट बॉडी एंड द सैटेलाइट हैविंग द मास इज से m, दिस इज द सेकेंड बॉडी. तो इनके बीच में अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करें तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m इंटू m और स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस r का स्क्वायर. प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक क्वेश्चन आएगा g, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये हमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने बताया था. तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, इन इक्विलिब्रियम दिस इज द न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. अगर हम इक्विलिब्रियम में बात करें तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है ये बेसिकली किसके बराबर होगी? इस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, एंड इट विल बिकम इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अराउंड द अर्थ. तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं. जब इन दोनों को बराबर करेंगे mv स्क्वायर अपॉन r फ्रॉम 1 and 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें तो यही तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स था जो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा था और इसके बराबर था. तो दोनों को बराबर कर दिया. फ्रॉम 1 and 2 mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू gmm बाई आर स्क्वेयर. तो r से आपका r कट जाएगा और अगर स्मॉल m से आपका स्मॉल m कटेगा देन द वैल्यू ऑफ v कम्स आउट टू बी रूट gm बाई r. अब यहां पे ध्यान से देखिए व्हाट इज r. r क्या है आपके पास? r प्लस दिस इज आल्सो r, दिस इज r प्लस h. तो r की वैल्यू आ गई r प्लस h. अब यहां से बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम ड्रॉ करने वाले हैं. पहली बात, जो ऑर्बिटल स्पीड होती है किसी भी सैटेलाइट की वो डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ के लिए, एंड इट इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द सैटेलाइट. देखिए इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी हमारा स्मॉल m नहीं है. इसका मतलब जो ऑर्बिटल स्पीड है इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एंड इट इज टू बी इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द सैटेलाइट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि सैटेलाइट के मास से उसका कोई भी लेना देना नहीं है. सेकंड, आप ध्यान से देखिए आर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ऑर्बिटल स्पीड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. इसका मतलब जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑर्बिटल स्पीड जो हमें चाहिए होगी मिनिमम स्पीड सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट करने के लिए वो कम होती जाएगी. हायर इज द वैल्यू ऑफ द आर, लेसर इज द वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल स्पीड. मींस उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में सेट करना आसान हो जाएगा. सेकेंड, हाइट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है. अगर आप हाइट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो ऑर्बिटल स्पीड आपकी कम होती जाएगी. मींस ऑर्बिटल स्पीड, फर्स्ट पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट टू द मास ऑफ द सैटेलाइट. सेकेंड पॉइंट, इट्स वैल्यू इज इंक्रीज या डिक्रीज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आर, जिसको हम रेडियस ऑफ द अर्थ कह रहे हैं. सेकेंड, एच मींस v की वैल्यू डिक्रीज होगी जैसे जैसे आपकी r की वैल्यू बढ़ेगी या फिर
हाइट ऑफ द सैटेलाइट बढ़ेगी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड which is the minimum speed required to put the satellite into a given orbit around the earth. So this is the complete discussions about this orbital speed. बहुत ही important था और पेपर में पूछा जाता है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसीलिए आज जो है मैं इसका वीडियो जनरेट कर रहा हूँ. जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा. सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.